आइडियोलॉजिकल बैटल, सैद्धांतिक लड़ाई। इन दोनों के बीच में कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की भूमिका एक संगठक के तौर पर ज्यादा दिखती है आपको, या एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट के तौर पर ज्यादा दिखती है? मुझे लगता है कि अभिषेक जी, ये दोनों बातें आपकी ठीक हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा, हम लोग पिछले साल 2 साल में कम से कम 25 या 26 शो तो इसी बात पे कर चुके हैं कि चुनाव हारती है तो कांग्रेस क्यों कुछ नहीं कर रही है। हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस 10 जनपद के इर्द गिर्द सिमट गई है। हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस जो है अपने अंदर उसके अंदर एक अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनप रही है। तो ये एक कई सारी जो चीजें हैं, हम लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग दौर में हमने चर्चाएं की हैं। आप देखिए, एक पार्टी वो है जो आज घनघोर अलोकतांत्रिक माहौल में लोकतंत्र की एक चाहे छोटी सी खिड़की सही, उसने वो तो खोली है, ताजी हवा वहां से आने दे रही है। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है और बुनियादी शर्त यह है कि वो असहमति वाले सुरों को स्थान दे। आप अगर थोड़ा सा अतीत की तरफ ध्यान देंगे तो कौन सा दौर ऐसा कांग्रेस में रहा है, आप बताइए, जबकि एक कांग्रेस के भीतर कई तरह की विचारधाराएं नहीं रही हैं। हर दौर में आप एक तरफ तो बात ये प्रचारित की जाती है कि 10 जनपद या गांधी नेहरू परिवार, उसके आगे कोई खड़ा नहीं होता है, लेकिन इंदिरा गांधी से कद्दावर नेता, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है मैंने नेहरू का दौर नहीं देखा, लेकिन नेहरू जी ने भी यूएन डेबर को 1955 में बनाया था। तो लेकिन इंदिरा जी के जमाने से तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। इंदिरा जी के जमाने में क्या चंद्रशेखर की भूमिका क्या थी, आपको याद है? युवा तुर्क कहे जाते थे और खुल के कहे जाते थे, और ऐसी बातें होती थी कि कई बार इंदिरा जी को भी चंद्रशेखर के तर्कों पर भरोसा करना पड़ता था, और उन्होंने किया भी, सरकार में भी उनके सुझावों पर अमल हुआ। आप उसके बाद देखिए कि राजीव गांधी आए तो क्या उनके जमाने में अरुण नेहरू जैसे लोग क्या सामने नहीं खड़े हुए? आप देखिए उसके पहले उसके बाद सोनिया जी के सामने क्या चुनाव नहीं हुए? सीताराम केसरी के जमाने में क्या चुनाव नहीं हुए? कौन सा ऐसा दौर था जिसमें, और अभी नरसिंह राव के जमाने में आप देख लीजिए, कई लोग अपनी असहमतियों से दर्ज कराते, चिट्ठियां लिखते थे, अर्जुन सिंह और भी तमाम सारे लोग नाम जिनके हैं। क्या ऐसी परंपरा किसी दूसरे राष्ट्रीय दल में आपको दिखती है? कोई भी दल आप देख लीजिए, राष्ट्रीय दल देख लीजिए, आप क्षेत्रीय दल देख लीजिए, अगर हमें देश को बचाना है तो पहली शर्त यह है, क्योंकि इस देश में विविधता इतनी है कि अगर आपने जो हमारा संविधान है अगर उस पर हम नहीं चले तो हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो अगर लोकतंत्र है तो हमारी सारी पार्टियां धड़कते हुए स्वरूप में हमारे सामने होना चाहिए। आप ये बताइए कौन सी पार्टी ऐसी है जो इस तरह से चुनाव की प्रक्रिया के दौर से गुजर रही है? सप्पल जी ठीक है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रचारक के तौर पर या उनके सहयोगी के तौर पर हमारे सामने हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं शशि थरूर भी आए या मल्लिकार्जुन खड़गे आए, कोई भी जीते, क्या वो कांग्रेस का भला नहीं करेगा? भाई असहमत अगर नहीं होते, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन जी की उम्र का अगर आप फासला देखें तो एक जमाना था जब 2 पीढ़ियों में 20-25 बरस का अंतराल होता था, और तब हम कहते थे कि पीढ़ी बदल गई। आज तो 5-7-10 साल के बाद भी पीढ़ी बदल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के इस चुनाव में 2 पीढ़ियां आमने सामने हैं और दोनों ही कांग्रेस का भला करना चाहती हैं। तो जो भी आएगा, राजेश बादल जी, दो पीढ़ियों की लड़ाई में, ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग टर्क की लड़ाई में 1969 में तो कांग्रेस टूट गई थी। कांग्रेस टूट गई नहीं थी, मैं ये कहूंगा कांग्रेस की विचारधारा वही रही है जिसको मेजॉरिटी का समर्थन रहा है, कांग्रेस उसके साथ रही है। कांग्रेस टूटी नहीं थी, कांग्रेस से एक धड़ा अलग हो गया था। मैं अब आजादी के बाद अगर इस तरह से विभाजन देखेंगे तो मुझे जहां तक याद है 62, सप्पल जी और करेक्ट करेंगे, 62 या 63 बार ये पार्टी का विभाजन हो चुका है। लेकिन जो वैचारिक आधार अगर उसका बना हुआ है, जो आपने अभी शुरुआती संबोधन में कहा कि 132 साल से पुरानी पार्टी है, 64 बार, तो अगर 64 बार उसमें विभाजन हो चुका है, असहमति के सुरों को रखते हुए लोग बाहर भी गए, वापस भी आए और अपनी अपनी पार्टियां चला नहीं पाए, बहुत उदाहरण है ऐसे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
ये बदलते दौर के साथ बदलना, लोगों के अलग अलग सोच रखना, पार्टी के अंदर विभाजन होना, ये कोई नई बात नहीं है। क्या हमने नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी में उमा भारती ने अपनी पार्टी बनाई, कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, और भी कई उदाहरण हैं ऐसे, जब मैं आपको बताऊंगा कि लोग गए, बड़े बड़े दिग्गज छोड़ के गए, अल्पसंख्यक उसमें छोड़ के गए, उनके सहयोगी दल छोड़ के गए। अगर वो 1980 वाली पार्टी की परंपरा का पालन करते तो शायद वो स्थितियां नहीं आती, लेकिन उन्होंने भी देखा है तो, लेकिन अंततः वो सत्ता में है, इस बात को कौन नकार सकता है? ये बड़ी बात है। क्या अगर वो सत्ता में हैं तो हैं, चाहे वो लोकतंत्र को माने चाहे ना माने, संविधान को माने चाहे ना माने, लेकिन अगर मतदाताओं ने उनको चुना है तो वो सत्ता में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें जब तक हरी रहेंगी, जब तक उनको खाद पानी मिलता रहेगा, तब तक इस देश को कोई खतरा नहीं है। और इस समय मुझे कोई प्रादेशिक दल ऐसा नजर नहीं आता, कोई राष्ट्रीय दल ऐसा नजर नहीं आता जिसमें इस तरह से चुनाव की प्रक्रिया होती हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, और जो हमें ये इस बात की आशा बंधाती है कि इस देश के संवैधानिक ढांचे को कम से कम मैं तो मानता हूं कि कोई खतरा नहीं है। जी सतीश के सिंह जी, कांग्रेस पार्टी को आप अपने पत्रकारिता के जीवन में उस दौर से कम तो जरूर ही देख रहे होंगे। दिलीप सप्पल साहब को काफी कुछ पार्टी के संगठन और खड़गे और शशि थरूर साहब के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत सारी चीजों को प्रकाश डाला इन्होंने। लेकिन आज की तारीख में जिस आरएसएस की विचारधारा से लड़ने की बात कही जा रही है, उस आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ये कहते हैं कि कांग्रेस के बिना हम लोकतंत्र की भारत में सोच भी नहीं सकते, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में सोच भी नहीं सकते। उस नागपुर के सांसद जो आरएसएस की नर्सरी से निकले हैं, नितिन गडकरी, वो ये कहते हैं कि देश हित में कांग्रेस का मजबूत होना बेहद जरूरी है। उस परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि आरएसएस से जो इस वैचारिक लड़ाई की तरफ राहुल गांधी जाते हुए दिख रहे हैं, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर का जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो तत्व है वो पीछे तो नहीं हट सकता है? देखिए अभिषेक जी, एक भारत के एक जिम्मेदार मतदाता के रूप में मैं इन दोनों बयानों का स्वागत करना चाहूंगा। अगर ये जिन दो लोगों का नाम आपने लिया है, अगर ये कहते हैं कि इस देश में मजबूत प्रतिपक्ष, यानी उनका इशारा कांग्रेस की तरफ से है, अगर लोकतंत्र के लिए वो कांग्रेस अनिवार्य है, तो इसका मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो ये स्वीकार कर रहे हैं जो सत्ता में हैं, ये लोकतंत्र के लिए पार्टी जरूरी है, कांग्रेस पार्टी जरूरी है। लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो अभी मुझे लगता है कि बहुत ही करीब पिछले 8-10 मिनट से जो हमारी जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आकर के ठहरी है, वो बिंदु ये था कि जो आपने कहा कि जो दो पूंजीपतियों वाली जो बात कही थी, मैं देखिए आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस में भुवनेश्वर अधिवेशन जो हुआ था, शायद 68वां अधिवेशन था और 1964 में हुआ था जब कामराज अध्यक्ष थे। उस समय ये कहा गया था कि पार्टी संविधान में एक परिवर्तन हुआ था कि ये समाजवाद आधारित संसदीय प्रणाली पर जोर देगी और पार्टी की प्राथमिकता ये रहेगी। मुझे नहीं याद आता कि इसके बाद पार्टी के संविधान से इस धारा को बदला गया है या इस वाक्य को परिवर्तन किया गया है या खारिज किया गया है। और इसी आधार पर हमने देखा है, देखिए महात्मा गांधी भी कहते थे, लेकिन परसेप्शन ये बनाया गया कि वो पूंजी के खिलाफ है। महात्मा गांधी ये कहते थे कि जो मानव श्रम है, अगर पूंजी के चलते, मशीन के चलते एक आदमी भी बेरोजगार होता है तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। जवाहरलाल नेहरू का जब दौर आया, उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाया और देखिए भारत सरकार ने अपने स्तर पर जितने भारी भरकम उपक्रम खड़े किए, आज बेरोजगारी की चिंता से हम सब आए दिन दो चार होते हैं। लेकिन आपको याद आता है कि जो है जब 50, 60, 70 के दशक में बेशक आबादी कम थी, लेकिन क्या इन उपक्रमों ने शानदार काम नहीं किया है? लोगों को क्या रोजगार नहीं दिया है? क्या इस देश में पूंजीगत ढांचा मजबूत होने के साथ साथ क्या इस देश के लोगों के मानव श्रम का मूल्यांकन अच्छा नहीं हुआ है? हुआ है। अब जो फर्क आया है, और वो देखिए राजीव गांधी को भी आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी को भी आप देख लीजिए, उनके दौर में भी यही बात आई है कि पूंजी और श्रम का एक संतुलन रहा है।
हमारा संविधान क्या कहता है कि श्रम का मूल्यांकन होना चाहिए। बहुत ही कैटेगरिकली उसमें लिखी हुई है बात कि श्रम का मूल्यांकन होना चाहिए। अब होता क्या है कि आप एक तरफ समूचे देश में 5 किलो अनाज मुफ्त बांट रहे हैं, लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं, और उसके बाद आप कहना चाहते हैं कि देखो ये हमारा नमक खा रहे हो आप और इसको बजाओ। तो ये मानव श्रम का अपमान है। मैं ये कहना चाहता हूं, श्रम का आप उपेक्षा कर रहे हैं, हम लोगों को आलसी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मजदूर बनाते रहेंगे, आलसू बनाते रहेंगे, तो वो एक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर बने रहेंगे, ताकि कुछ पूंजीपतियों का भला हो सके और उनको ये इस तरह से मानव श्रम उपलब्ध होता रहे। लेकिन मैं ये कहता हूं, आप जब भी देखेंगे ये पाएंगे, राहुल गांधी के जो 2 भाषण मैंने अभी बीच में देखे थे, काफी दिन पहले की बात है, तो जो इशारा वो करते हैं व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि अडानी या अंबानी के उनके खिलाफ हैं। उनकी खिलाफत अगर ये हो सकती है तो ये हो सकती है कि पूंजी और मानव श्रम में एक सामाजिक और समाजवादी आधार पर एक संतुलन होना चाहिए। हम आज ये नहीं कह सकते कि देखिए देश 2022 में हम महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं, और अगर अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं, ताकत बन रहे हैं, तो उसमें यंत्रों का कोई योगदान नहीं है, पूंजीवादियों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये बुनियादी फर्क है, केवल ये आरएसएस वाली विचारधारा का फर्क नहीं है। आप देखिए जब जब भी गैर कांग्रेसी सरकारें आई हैं, पूंजीवादियों को समर्थन मिला है, चाहे वो 77 हो, चाहे वो 89 हो, और चाहे अभी हम देख रहे हैं। तो एक तरफ गैर कांग्रेसी सरकारें पूंजी को समर्थन देती हैं, अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। लेकिन जब जब भी कांग्रेस सरकारें आई हैं, आप ये पाएंगे कि उसमें जो देश का संविधान है उसके मुताबिक लोगों के टैलेंट, लोगों की प्रतिभा, लोगों के श्रम का आदर किया गया है। तो अब अगर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर एक पार्टी वो है जो इस देश के गरीब का स्तर ऊपर उठाना चाहती है, एक पार्टी वो है जो एक गरीब को मुफ्त राशन देकर के आलसी और नाकारा बना देना चाहती है, यानी वो उन पूंजीपतियों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराना चाहती है। तो एक बुनियादी फर्क केवल सांप्रदायिक